मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। एमजीएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर के जिन बच्चों के एग्जाम अब 4 जनवरी 2021 से हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का पेपर है, तो हमारे जो 10 सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, उनमें 10 सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन 15 मार्क्स के आ सकते हैं, 7 मार्क्स के आ सकते हैं, 2 मार्क्स के आ सकते हैं, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एलएलबी फर्स्ट ईयर का ये जो पेपर है बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को पैटर्न जो है वो पता ही है। सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको सारे करने हैं। सेक्शन बी जो है इसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे। बस इस कोविड-19 की वजह से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप कोई भी 4 क्वेश्चन उन 5 में से कर सकते हैं और 7 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन यू विल बी गिवन, मे बी गिवन, आई एम नॉट सेइंग यू विल बी गिवन, वो तो जितना आप लिखेंगे उतना मिलेगा। और सी सेक्शन जो है हमारा, सी पार्ट जो है हमारा, देयर विल बी 5 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू attempt any one question out of these 5 questions for 15 marks। ये एक सिंपल सा, कोविड-19 अगर नहीं होता तो हमें सी पार्ट में से 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हिसाब से करने थे। अब एक क्वेश्चन करना है तो इसलिए हमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। देयर आर 5 यूनिट्स। तो देखिएगा बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स देखिए आपके कौन कौन से हैं। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। तो जब हम प्रपोजल की बात करते हैं तो प्रपोजल के अंदर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए लॉफुल प्रपोजल, जो सेक्शन 2A में डेफिनेशन आपको दी हुई है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other, with a view to obtaining the assent of the other, तो ये जो है स्टेटमेंट दैट इज सेड टू बी ए प्रपोजल। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन क्या क्या कंडीशंस आपके क्रिएट हो सकती हैं, ये आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां पे क्रिएट हो सकता है। इसी तरह से आप देखिएगा, हम जब बात करें एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस पे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। एक्सेप्टेंस पे जब भी क्वेश्चन आता है एंसन की कोटेशन पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि एक्सेप्टेंस इज एज टू ए प्रपोजल एज ए लाइटेड मैच बॉक्स इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर, यानी कि स्वीकृति प्रस्ताव के लिए ठीक उसी तरह से है जैसे जलती हुई माचिस की तीली बारूद के ढेर के लिए। तो यहां पे एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन आपको एक मिल सकता है। फिर तीसरा चैप्टर इसी यूनिट के अंदर है आपका कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन में हमारे यहां 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो डेफिनेशन का जो सेक्शन 2 क्लॉज डी में आपको बताया हुआ है, ठीक है, द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, वो जो आपने 2D आपने पढ़ी है। तो एक आपको डेफिनेशन का क्वेश्चन यहां मिल सकता है। उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन आपका कंसिडरेशन के इसी 2D के अंदर ही है, और दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं गुप्तता का सिद्धांत। असल में तो ये जो 2D के अंदर आपकी जो सेकंड कंडीशन है बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, जिसमें दत्तन वर्सेस पोले का केस है, चन्नैया वर्सेस रमैया का केस है, और वहीं पे एक ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस भी हम पढ़ते हैं जहां पे इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया गया था। तो एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का एक बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो आपका कंसिडरेशन में है। तो कंसिडरेशन में या तो सीधा ही वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, क्या कंडीशंस है, तो 2D को हमें अच्छे से डिफाइन करना है। या फिर वो आपको स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट या इसी को अपन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी जो है भी बोल सकते हैं,
तो इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो अगर फर्स्ट यूनिट को ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 चैप्टर हैं, प्रपोजल का है, एक्सेप्टेंस का है, कंसिडरेशन का है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वेटेज रहती है हमेशा इस तरह, अगर जब भी ये 3 चैप्टर हो और जब भी वेटेज रहती है तो कंसिडरेशन की वेटेज ज्यादा रहती है। प्रपोजल को पढ़ लीजिए, कोई 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, कोई टाइप्स ऑफ प्रपोजल आपसे पूछ लिया जाए, क्रॉस प्रपोजल क्या है, काउंटर प्रपोजल क्या है ना, इस तरह से को 2 मार्क्स में आपसे कुछ पूछ लिया जाए। एक्सेप्टेंस में भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंसिडरेशन के चांसेस 15 में आपको ज्यादा मिल सकते हैं। तो 3 चैप्टर है, कंसिडरेशन को मैं ये कहूंगा कि आप अच्छे से करके जाएं। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास चैप्टर हैं सिर्फ 2, एक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और एक फ्री कंसेंट। अगर यहां पे आप कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट करके चले जाएं तो भी कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। वैसे तो एक क्वेश्चन हमें यहां मिल जाएगा, लेकिन अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करके जाते हैं तो हमारा रिस्क और कवर हो जाएगा। अब यहां पे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखिए, जनरली क्वेश्चन जो है या तो सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि पक्षकारों की सक्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अदरवाइज क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है an agreement with minor is void, explain in reference to the provisions under Indian Contract Act 1872। तो माइनर के ऊपर एक क्वेश्चन आपका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। दूसरा है आपका फ्री कंसेंट का चैप्टर। फ्री कंसेंट का चैप्टर जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा वाइड है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से। अब फ्री कंसेंट में या तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई फ्री कंसेंट क्या है, विच आर द विशिएटिंग फैक्टर, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कंसेंट को दूषित कर दें। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको जो सेक्शन मतलब 13 से स्टार्ट करेंगे, 14 भी आ जाएगा, 15 में क्वेश्चन आ जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा, फ्रॉड आ जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, मिस्टेक आ जाएगा। तो इस तरह से 22 तक बहुत सारे सेक्शंस अपने को इसमें मेंशन करने हैं। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझा दिया, फ्रॉड को समझा दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन को समझा दिया, मिस्टेक को समझा दिया, तो एक सिंपल क्वेश्चन हमारा रेडी हो जाएगा। अदरवाइज एग्जामिनर क्या कर सकता है इस चैप्टर में, वो आपसे सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और जनरली आ जाता है। इसी तरह से फ्रॉड पे भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो बच्चों, अगर हम फ्री कंसेंट के चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे एक तो ओवरऑल हमें आंसर तैयार करना है, इन सारे जितने भी एलिमेंट्स है थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हमें पढ़ना है, लिखना है। और या फिर फ्रॉड और क्वेश्चन जो है इसको हमें वाइडली, तो जब आप इसको तैयार करें तो फ्रॉड के कुछ 2-4 केसेस आप अलग से तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन के जो एलिमेंट्स हैं और केसेस अलग से तैयार कर लीजिएगा। तो अगर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में तो आप उसको कवर कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 चैप्टर हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की सेकंड यूनिट के अंदर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और फ्री कंसेंट। अगर आपको लगता है कि टाइम कम है तो आप कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा गौर कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर बच्चों हमारे पास 2 चैप्टर हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वॉइड एग्रीमेंट अपने आप में ही एक बहुत वाइड कंसेप्ट है बच्चों। यहां मैंने सिर्फ 2 ही सेक्शन लिखे, लेकिन इसके अंदर एक्शन के अंदर तो आपके सेक्शन 30, 36, 56 बहुत सारे सेक्शंस आ जाएंगे। तो एक चैप्टर तो सिंपल सा है हमारे पास वॉइड एग्रीमेंट्स का। तो क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए हैं। तो सेक्शन 11 आ गया, सेक्शन 12 आ गया, सेक्शन 13 आ गया, सेक्शन 20 आ गया, फिर उसके बाद में आप आ जाओ 23 आ गया, 25 आ गया, 25 के बाद में 26, 27, 28, 29, सेक्शन 30 आ गया, फिर आगे सेक्शन 36 इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, फिर सेक्शन 56 इम्पॉसिबल एक्ट आ गया जिसमें फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल भी है। तो बहुत सारे बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो अभी आप लोगों के पास अगर इतना टाइम नहीं है तो आप इस चैप्टर में सेक्शन 23 जो है वो कहता है कि व्हेन
ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। तो कब उद्देश्य या प्रतिफल जो है वो अनलॉफुल माना जाता है? एक सेक्शन 23 के अंदर वो 5 to 6 कंडीशंस आपको दी हुई हैं कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और मॉरलिटी के अगेंस्ट है। वो सारी की सारी प्रोविजंस आपको सेक्शन 23 में थोड़े थोड़े मेंशन करने हैं। सेक्शन 25 बहुत ही प्यारा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अगर आप मैं कहूं कि सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे काम का चैप्टर है हमारा, तो वो है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो सेक्शन 25 ये कहता है कि जनरल प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि अगर प्रतिफल नहीं है तो जो करार किया है, जो एग्रीमेंट किया है, वो शून्य है। और उसके एक्सेप्शंस क्या है? तो सेक्शन 25 जो है हमारा, सेक्शन 25 की बात कर रहा था मैं आपसे। तो सेक्शन 25 एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा। इसी आपकी थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो कौन कौन से मोड्स हैं जब कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है? तो देयर आर वेरियस मोड्स, आप याद कीजिएगा, जिसमें हमने देखा था बाय परफॉर्मेंस, है ना, बाय एग्रीमेंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देयर आर सो मेनी। तो काफी वाइड चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। तो यहां पे अगर हम देखें थर्ड यूनिट के अंदर, तो वॉइड एग्रीमेंट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपके दो बड़े टॉपिक्स हैं जहां पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से सेकंड यूनिट 3 के अंदर आपको सेक्शन 25 पे थोड़ा जोर देना चाहिए और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको 7 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन भी मिल सकता है, 15 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, और सेक्शन 25 तो पढ़ते ही याद हो जाएगा, बहुत इजी है। उसके बाद में जो हमारे पास फोर्थ यूनिट दी हुई है उसके अंदर हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अनजस्ट एनरिचमेंट का प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जिसमें एक प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बी एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, कोई दूसरे के धन से धनवान नहीं हो सकता भाई, सेक्शन 68 से लेकर 72 तक। तो वो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और ये बात इंट्रोडक्शन में लिख देना कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसा वर्ड पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस रिजेंबल्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो 68 से लेके 72 तक के कुछ प्रोविजंस है, बहुत इजी चैप्टर है, इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे आपको इसमें मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे पास एक चैप्टर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आपने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास रेमेडीज क्या क्या है। तो ये अगर मैं इसको एक इंटेलिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एरर्स होती है बच्चों से। कैसे भाई, मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे पास रेमेडीज क्या क्या है। तो जनरली बच्चा लिखाता है कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास ये रेमेडी भी है, ये रेमेडी भी है, ये रेमेडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों कि रेमेडीज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की पावर है, उसका राइट है, और कंपनसेशन लेने की पावर है। सिर्फ दो ही रेमेडीज आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलेगी। उसके अलावा इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास जो रेमेडीज है, तो अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर राइट टू इंजेक्शन, राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर कॉमन लॉ में चले जाओ तो क्वांटम मेरिट। तो यहां पे थोड़ा सा अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो कौन कौन सी रेमेडीज हैं, और ये भी बताना है एग्जामिनर को कि वो रेमेडीज हमें कहां कहां मिलेगी। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। तो ये तो भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने टच किया है तो ये आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई आज मैंने एक LIC पॉलिसी जो है वो करवाई है। अब जनरल क्या होता है, मैं आपके सामने प्रपोजल कर रहा हूं, आपको अपनी बात समझा रहा हूं और आप मेरी बात सुन के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक जनरल वे है, आप यहाँ प्रपोजल में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस में भी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने LIC की पॉलिसी ली या किसी बैंक में मैं अकाउंट खुलवा रहा हूं, तो क्या मैनेजर बैठ के या उसका कोई ऑनर बैठ के मुझे समझा थोड़ी रहे भाई। एक फॉर्म है राइटिंग के अंदर और मैंने साइन करके दे दिया। तो अगर आप किसी आर्टिफिशियल पर्सन के पास, अगर आप किसी लीगल पर्सन के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इवन विद स्टेट, तो सिर्फ राइटिंग में ही हो सकता है, क्योंकि यहां पे जो बेसिक कंसेप्ट है हमारी प्रपोजल एक्सेप्टेंस की, वहां पे हम ये देखेंगे कि एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड।
वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन इसका एक ही एक्सेप्शन है और वह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भाई सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में ही हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास फोर्थ यूनिट में फोर चैप्टर है बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपसे ये कहूंगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इस पे थोड़ा सा आप गौर करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फिर फिफ्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ यूनिट के अंदर हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, 8% आपका जो 1986 का कानून है वो अब रिपील हो चुका है, खत्म हो चुका है, नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कानून है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर अभी भी यही मेंशन है, तो क्वेश्चन भी ऑब्वियसली इसी पे ही आएगा। तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहां पे जो क्वेश्चंस आपको मिल सकता है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, विद केस लॉज आपको बताने हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो है, जिला उपभोक्ता मंच, उस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि 20 लाख रुपए तक के मामले इसमें जा सकते हैं। फिर नेशनल कमीशन जो है, 1 करोड़ तक के जो भी आपके मामले हैं, इससे ऊपर के जो मामले हैं, बीच में स्टेट कमीशन भी आ जाते हैं। तो इस तरह से एक रेमेडियल मशीनरी जो है इसका, कि किस तरह से आपको रेमेडी मिल सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो इन पे आप नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म आप पढ़ के चले जाएं, इजी सा है, क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या प्रोसीजर है, और छोड़ भी दे तो कोई शॉर्ट क्वेश्चन अपने इसमें से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरह से देखिए कि हमारे पास ये 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर मैं कहूं कि कंसिडरेशन पे आप ज्यादा जोर दीजिए तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। यहां पर एक बात आप ये भी ध्यान रखें कि कई बार एग्जामिनर जो है वो ये पूछ लेता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो क्वेश्चन आपको करना हो ना, तो वो क्वेश्चन आप करना जब आप थर्ड यूनिट कवर कर लो। थर्ड यूनिट अगर आप कवर कर लो तो उसके बाद में वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज कंसिडरेशन का एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमें मिल सकता है। सेकंड यूनिट के अंदर आप कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और थर्ड यूनिट के अंदर आप सेक्शन 25 पे और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फोर्थ यूनिट के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी या 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है। फिफ्थ यूनिट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म या नेशनल कमीशन आप यहां करके जा सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पे 9785180929 पे। कॉल मत कीजिएगा प्लीज, आप मैसेज कीजिएगा, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसके लिए कोई वॉइस नोट भेज दूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।